हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल थिंक टैंक यूपीएससी पे। जैसा कि हमने आपसे वादा करा था, 1 फरवरी से रिवाइज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यू सीरीज को हम लाइव करेंगे। तो आ चुके हैं अपना हम पहला लेक्चर लेके। आपको पता है, आपने रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज बहुत अच्छे से फॉलो करी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। हमारे साथ बने रहिए। मैं वादा करता हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री पूरा इसी सेम फॉर्मेट में थ्रू एमसीक्यूज आपको रिवाइज करा के भेजेंगे। और आज जब एग्जाम में बैठोगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपने पढ़ा क्या है। ठीक है, चलिए अभी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहो, है ना। जो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे वहां भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे कितना क्वालिटी कंटेंट लेकर आ रहे हैं, जो कि कितना हेल्पफुल है। सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करते रहा करो। नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी इनपुट है, क्वेरी है, कोई भी रिलेटेड क्वेरी है, कमेंट करते रहो। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। रिवाइज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज और रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज चलती रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, दोनों कैसे चलेंगी? पैरेलल चलेंगी। आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन। आई गारंटी यू कि अगर बिल्कुल भी कंफ्यूज, आपको मतलब आता ही नहीं है इन्फ्लेशन, है ना, कभी सुना ही नहीं है, फिर भी इस वीडियो को देख के जाओगे तो इन्फ्लेशन सीख भी जाओगे, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगोगे और सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं पीवाईक्यू भी कराऊंगा, इसका बताया आपको, है ना। जब ये सीरीज खत्म होगी तो पीवाईक्यूज होंगे, देखना क्वेश्चन कैसे पूछता है, सब सीख के जाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन, हर एक कॉन्सेप्ट टच करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही बेसिक समझेंगे, सेम पैटर्न, शुरुआत के 10 मिनट क्या रहेगा, एक्सप्लेनेशन हैवी रहेगा, पूरा बेस बना लेंगे, फटाफट फिर क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, Inflation refers to a rise in general price level of goods and services over a period of time. Inflation is always measured on a month-to-month basis, month-on-month basis. ठीक, अब देखो पहली बात आती है, इन्फ्लेशन होता क्या है? बहुत ही आसान भाषा में बताता हूं। इन्फ्लेशन होता है बच्चों महंगाई। क्या होता है? महंगाई। सर इतना आसान? हाँ, इतना ही आसान। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई होती है, जनरल प्राइस राइज। ठीक है, कितने परसेंट पे हो रहा है? 2%, 3%। सुना होगा ना कि इन्फ्लेशन 4% बढ़ गया, इन्फ्लेशन 5%, है ना। आज समझोगे एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, महंगाई। अब जब मैं बोलता हूं 2%, 3%, 4%, 5%, तो इसका मतलब क्या है? सर परसेंट से क्या कहना चाहते हो सर? क्योंकि जब भी हम परसेंट कहते हैं तो हमारे पास दो कंपेयर करने के लिए फिगर्स होनी चाहिए, है ना। सॉरी, दो कंपेयर करने के लिए फिगर्स होने चाहिए कि पहले इतना था, उससे अब 10% बढ़ के इतना हो गया, या फिर पहले इतना था, उससे अब 10% कम होके इतना हो गया, होना चाहिए ना। तो इस बात को ध्यान रखना, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अगर मैं बोल रहा हूं कि जनवरी 2025 या दिसंबर 2024 इस मंथ का इन्फ्लेशन 4% था, ठीक है, मतलब द इन्फ्लेशन रेट वॉज 4%, माफ करिए, वॉज 4%, या फिर देयर वाज अ 4% हाइक या 4% डाउनफॉल इन द रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन इन दिसंबर 2024, देन इट मींस दैट कि ये कंपैरिजन हो रहा है दिसंबर 2023 से। अभी मैं ये समझाने के लिए मंथ बता रहा हूं, अभी कैसे होता है वो ही बताता हूं, आप समझे। मतलब कंपैरिजन किससे होता है? सेम मंथ से 1 साल पहले। ठीक, अब गवर्नमेंट जो रिलीज करती है डेटा, वो कैसे रिलीज करती है बच्चों? वो क्वार्टरली बेसिस पे करती है। आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्वार्टर पे इतना रहा, सेकेंड क्वार्टर पे इतना रहा, इस फाइनेंशियल ईयर पे इतना रहा। तो अगर मैं कहता हूं फर्स्ट क्वार्टर में 2024 जो बीत गया, उसकी अब रिपोर्ट आएगी कि फर्स्ट क्वार्टर में क्या है भाई? इन्फ्लेशन रहा 5%। तो मतलब क्या कहने का है? फर्स्ट क्वार्टर 2023 में जो इन्फ्लेशन रहा होगा उसके मुकाबले, समझे। ये पॉइंट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए आप? यही एक चीज है इन्फ्लेशन के बारे में। अब जो आगे की निटी ग्रिटीज हैं, कैसे बढ़ता है, क्या तरीके होते हैं, कितने टाइप का होता है, यूपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछता है, सब आपको समझाते चलेंगे। ओके, तो जो पहला पॉइंट है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, इट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज मेजर्ड ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। नहीं, इन्फ्लेशन बेटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता है। ठीक है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नहीं होता है। ठीक है, अच्छा मेरा एक सवाल है कमेंट सेक्शन में, बताओ इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक चीज होती है ना, या फिर अभी रुक जाओ, अभी नहीं, है ना, पहले बम नहीं फोड़ूंगा। तो दूसरा गलत हो गया, पहला बेटे सही हो गया, इज और आर करेक्ट पूछ रहा है, वन ओनली हो जाएगा।
क्लैरिटी है? आगे बढ़ते हैं, अभी सब समझाते हैं। देखिए अभी जो समझाया, इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। ओके, इफ इन्फ्लेशन इज रिपोर्टेड एट 5% ऑन 1 जनवरी 2025 इट मींस, क्या मतलब है? फटाफट कमेंट सेक्शन में कर दो अपना कमेंट, मैं इसको छोड़ रहा हूं। अभी समझाया मैंने क्या है, प्राइसेस इंक्रीज बाय 5% कंपेयर टू दिसंबर 2024, प्राइसेस इंक्रीज बाय 5% कंपेयर टू जनवरी 2024। हाँ देख लो भाई, आंसर क्या होगा आप बताओगे। प्राइसेस इंक्रीज बाय 5% टू द बेस ईयर, प्राइसेस इंक्रीज बाय 5% इन द लास्ट मंथ। अभी समझाया क्या कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है? क्लियर? नहीं बता पाओगे तो मैं डाल दूंगा उसको, पिन कर दूंगा कमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन? अब समझो, अब हुई है असली बातचीत स्टार्ट। ठीक, देखिए इन्फ्लेशन, जैसा कि सबको लगता है महंगाई, इन्फ्लेशन इज नॉट नेसेसरली हार्मफुल फॉर इकोनॉमी। याद रखना इस बात को, इन्फ्लेशन इज नॉट नेसेसरली हार्मफुल फॉर इकोनॉमी। क्यों? देखो क्या होता है ना बेटा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अगर इन्फ्लेशन किसमें है? आपकी रीच में है, जो आपने टारगेट सेट करा है उसमें है ना? तो फिर तो ये आपके फायदेमंद है। क्यों? जनरल प्राइस राइस होगा थोड़े टाइम बाद, तभी इकोनॉमी बूम करेगी, तभी सबकी वेजेस बूम करेंगी, तभी शॉपकीपर्स कमा पाएंगे, तभी प्रोड्यूसर्स कमा पाएंगे, प्रोड्यूसर्स कमा पाएंगे तभी वो लेबर्स की वेजेस बढ़ा पाएंगे, लेबर की वेजेस बढ़ेंगी तभी वो मार्केट में डिमांड क्रिएट कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। अगर आपकी वेजेस ही नहीं बढ़ेंगी तो ये पेन आज है 10 रुपए का, कल को ये पेन 15 का जाकर खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि वेजेस बढ़ी ही नहीं है, आपकी क्या है, परचेजिंग पावर कम हो गई है। तो ये स्पाइरल इफेक्ट है, समझे आप? इसलिए इन्फ्लेशन, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन बहुत जरूरी है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। आप समझे इस बात को? ओके, अब कहते हैं ना, मम्मी पापा को सुना होगा, यार हमारे टाइम पे तो ये 10 रुपए का मिलता, हमारे टाइम में तो 1 रुपए का मिलता था। अरे मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझो कि तब इनकम्स भी तो बहुत लेस थी। अभी जिस सरकारी नौकरी के लिए आप फाइट कर रहे हो, जिसके लिए आप कंपटीशन में हो, लाखों में पैसा मिलता है। पहले कितना मिल रहा था? 1000 2000 ऐसे हो करती थी। अगर आप चाहते हो महंगाई बढ़े ही नहीं, तो फिर आपकी इनकम भी कभी नहीं बढ़ पाएंगी। समझे आप? समझ गए आप? चलिए, इसीलिए इन्फ्लेशन शॉर्ट रन में हमेशा क्या होता है, इवन इन लॉन्ग रन, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, टारगेटेड है, कौन करता है लेकिन ये टारगेट? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, किसके? आरबीआई एक्ट के तहत उसे बनाया जाता है। अभी उस पर भी आएंगे जब बैंकिंग पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब याद रखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन का जो होता है रिलेशनशिप किसके साथ? ग्रोथ के साथ अलग होता है। अभी उसमें भी क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरली कम होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी बताया, गलत हो गया। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन शॉर्ट रन। एब्सोल्युटली ट्रू, यही सही है, ठीक है? मतलब इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन शॉर्ट रन। अभी इस पे बात करेंगे, शॉर्ट रन को ही मैं क्यों बोल रहा हूं। ओके, समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। अब देखिए, in the long run maintaining price stability is more important than high economic growth। ठीक, अब कहोगे सर ये क्या आ गया? देखो बेटा, लॉन्ग रन में है ना, लॉन्ग रन में जितनी भी सरकारें हैं दुनिया की, वो प्राइस स्टेबिलिटी क्या करती है? हिट करती हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के ज्यादा बढ़ने से, महंगाई ज्यादा होने से, महंगाई एकदम से कम हो जाने से क्या होती है? वोलेटिलिटी बढ़ जाती है ना? क्या बढ़ जाती है बेटा? मार्केट आपकी वॉलेटाइल हो जाती है। और मार्केट अगर वॉलेटाइल हो जाएगी तो क्या होगा? तो सब तितर बितर हो जाएगा, इन्वेस्टर्स सारे भाग जाएंगे, एफडीआईज नहीं आएंगे, है ना? आप लोग खुद अपना पैसा क्या रखोगे? अपने पास रखना चाहोगे, सेविंग्स में रखना चाहोगे। मार्केट में क्या हो जाएगी? मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट में स्टेबिलिटी है तो, अगर इनस्टेबिलिटी है तो, अगर स्टेबिलिटी है तो सब हरा भरा रहेगा। ठीक, इसीलिए लॉन्ग टर्म में क्या करती है सारी ही गवर्नमेंट्स, है ना, सारी गवर्नमेंट्स क्या एम करती हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे तो आप जितने प्राइसेस हैं, आज मान लो 100 रुपए है तो गवर्नमेंट चाहेगी आज से 5 साल बाद भी ये 100 ही रुपए रहे। ये मतलब नहीं है प्राइस स्टेबिलिटी का। व्हेन आई से प्राइस स्टेबिलिटी, और कहीं भी प्राइस स्टेबिलिटी पढ़ोगे तो उसका मतलब है कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? कि जो डिजायर्ड ग्रोथ है, फिर से याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेटेड ग्रोथ है। जो, अगर मैं बात करूं अभी के टारगेट की,
तो क्या था वो 4% ±2। ये था टारगेट पिछली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। इस बार टारगेट रिवाइज करके भी यही करा गया है। ओके, इस टारगेट से छेड़छाड़ नहीं करी गई है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अंडर आरबीआई ने क्या फैसला लिया है कि अगर लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन 4% के आसपास है ±2, मतलब अगर वो 2 जा रहा है तो भी बियरेबल है, अगर वो 6 जा रहा है 6% तक तो भी बियरेबल है। ये डिजायर्ड ग्रोथ है, ये टारगेटेड ग्रोथ है। अगर लॉन्ग टर्म में ये इसके अंदर है तो हमारी इन्फ्लेशन की चीजें क्या है, मैनेजेबल है। इन्फ्लेशन एक डिजायर्ड रेट से ग्रोथ कर रहा है और उतने ही रेट से फिर इकोनॉमी भी उसको मैच करते हुए ग्रोथ करेगी। ठीक है, समझ गए आप? तो फिर इसका मतलब पहला बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। ठीक, गवर्नमेंट्स कैन अचीव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ indefinitely at the cost of high inflation। नहीं, at the cost of high inflation बिल्कुल भी नहीं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चीजें आपके हाथ से बाहर निकल। चलो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, है ना। अभी डिस्कस करते हैं बाकी चीजें। देखिए, अब आया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट। देखिए, इन्फ्लेशन के कई टाइप होते हैं बेटा, इन्फ्लेशन के कई टाइप होते हैं। जब हम कॉजेज पे डिवाइड करते हैं, उनको कॉजेज पे डिवाइड करते हैं, तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के नाम से जाने जाते हैं। और जब उनके रेट पे डिफाइन करते हैं उनको, तो हाइपर इन्फ्लेशन, माफ करिएगा, हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो ये वाला एरिया है वो ठीक है, आपको आए, अच्छी बात है, फैक्चुअली आप पढ़ लोगे। बट ये वाला जो एरिया है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस, जब हम इन्फ्लेशन को डिफर करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, यहां यूपीएससी बहुत हिट करता है। क्योंकि इससे इतने कॉन्सेप्ट जुड़े हैं, इससे इतने कॉन्सेप्ट जुड़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये आपको चीजें पता हो गई तो आपको फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, क्यों कंट्रोल करना पड़ता है, क्यों इन्फ्लेशन को हाथ से नहीं निकलना है, सब मालूम चल जाएगा। तो पहले बात करते हैं जरा कि इन्फ्लेशन को क्यों कंट्रोल करने की जरूरत है, और कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहां जाएगा। यूपीएससी एप्लीकेशन में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, अगर लोगों के इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए, या फिर उल्टा केस मान लो, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत कम हो गई, मार्केट में मनी सप्लाई बहुत कम हो गई, लोगों के अंदर सेव करने की टेंडेंसी बढ़ गई, इन्वेस्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई, तो इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा। एप्लीकेशन बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो होता क्या है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में बेटा हमें जाता है प्राइस राइज हो जाता है। अब प्राइस राइज किस वजह से हो रहा है ये समझो। जैसे मान लो ये एक पेन है फिर से 10 रुपए का, ठीक, और आप 10 बच्चे हो, ठीक है, आप सबके पास भरपूर पैसा है, आप सबके पास भरपूर पैसा है, आपको फर्क नहीं पड़ता 10-15 का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है, 25 का मिल रहा है, ठीक है। मार्केट भरपूर पैसा, आपकी जेब में भरपूर पैसा है, आप कहा मैं 15 रुपए का लूंगा, दूसरे वाले के पास बोरा भर के पैसा, उसने कहा 15, मैं तुम्हें 150 रुपए का लूंगा। तीसरे वाले के पास 2 बोरा भर के पैसा है, उसने कहा 150 रुपए, मैं 300 रुपए का लूंगा। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मनी सप्लाई, लोगों के पास मनी इतनी ज्यादा है कि ये उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसका दाम कितना है, ठीक है। ये पेन बिक गया 500 रुपए में, हो गया ना इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन के होने से पैसे की जो वैल्यू है मार्केट में या फिर लोगों के पास या किसी भी सेंस में वो कम हो जाती है। मतलब इन्फ्लेशन डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये स्टेटमेंट याद रखना, ये आधार है इन्फ्लेशन का। मतलब इन्फ्लेशन डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ मनी। अब जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना उसमें यही फंडा अप्लाई करना, जो भी क्वेश्चन आएगा मैं बार बार पॉइंट आउट भी कराऊंगा, यही फंडा अप्लाई करना। कोई भी कॉन्सेप्ट आए ना, क्वेश्चन सामने आए इन्फ्लेशन से रिलेटेड, उसमें बस यही सोचो कि यार ये जो सर आप पूछ रहे हो इसमें पैसे की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, बस यही सोचना है। आपके 50% से ज्यादा क्वेश्चन इसी फंडे पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा एक बार, अब पूछ रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। अब देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन को अगर डिफाइन करूं मैं, ठीक, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को डिफाइन करूं मैं, तो इस टाइप का इन्फ्लेशन कैसे होता है, एक सेकंड में पेन, हाँ, डिमांड पुल, डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन पुल हो रहा है, ठीक। मतलब कि इस टाइप का इन्फ्लेशन तब होगा जब मार्केट में चीजों की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगा। तो मैंने पेन का एग्जांपल दिया ना, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, ठीक। किस वजह से हो सकता है ये, किस वजह से हो सकता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा बढ़ गया है, इसी वजह से तो हो सकता है। डिमांड कब जनरेट होगी, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो फिर डिमांड कहां से आएगी, ठीक। अब ये किस वजह से हो सकता है, पहली बात
ये सब बातें ध्यान रखना कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई है, ठीक है। अब ये सोचो कि मार्केट में मनी सप्लाई कैसे बढ़ी होगी। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ा दी होगी, ठीक है, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ा दी होगी। दूसरा पॉइंट, आरबीआई ने, माफ करिए ना एक सेकेंड, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स लोअर कर दिए होंगे, इससे कि बोरोइंग इजी हो गई होगी, है ना। और क्या हो सकता है, तीसरा मनी की प्रिंटिंग बढ़ गई होगी, मनी प्रिंटिंग हो गई, है ना, पैसे छाप दिए। ये सुसाइडल होता है, कोई भी गवर्नमेंट बचती है इससे, ठीक है, कि पैसे नहीं छापने, ठीक, बिकॉज मार्केट में सारी फोर्सेस ऐसी, सप्लाई वैसी है, डिमांड वैसी है, प्रोडक्शन वैसा है। आपने क्या करा, पैसे छाप दिए, और पैसा कहां जाएगा, आएगा तो इकोनॉमी में ही। मार्केट ने पैसा एंटर कर गया, ठीक, मार्केट ने पैसा एंटर कर गया। पहले 100 रुपए था मार्केट में और 100 रुपए चीजें बिक रही थी, अब 200 रुपया आ गया मार्केट में, चीजें 100 ही रुपए की बिक रही हैं। तो क्या होगा, पैसे ज्यादा हो जाएंगे, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड सप्लाई मैच नहीं कर पाएगी, प्राइसेस रॉकेट कर जाएंगे। आप समझ रहे हो। तो देखो जरा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्रीज इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ा देगी तो क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा तो डिमांड्स बढ़ेंगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। रिडक्शन इन टैक्सेस, एब्सोल्युटली ट्रू, यहां पे जोड़ लो रिडक्शन इन टैक्सेस, ठीक है। पैसा, टैक्सेस कम कर दिए, अब पैसा टैक्सेस कम कर दिए, फिर घूम फिर के वहां हो कि पैसे की वैल्यू क्या होगी, कम हो, पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों भाई, आज मेरे जेब में 100 रुपए है, गवर्नमेंट में से 20 रुपए ले लिए टैक्स में, मेरे जेब पास बचा 80 रुपए, ठीक है। अब कल को क्या हो, गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस कर दिए, अब मेरे जेब में 90 रुपए हैं, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई, लोगों के पास पैसा बढ़ गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अभी बताया है ना, मनी प्रिंटिंग हो गई मान लो, तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई हो गई, या क्या हो गया, आरबीआई ने रेट्स कम कर दिए तो भी मनी सप्लाई बढ़ गई, ठीक। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्या ये लोगों के पास पैसा बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है, ठीक। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे पता लगाओगे, ऐसी हर चीज जो लोगों के पास, जो मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाएगी, ठीक है, जिनकी वजह से उनके पास और पैसा होगा खर्च करने को, वो सारी चीजें कहां आएंगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। इस कॉन्सेप्ट को लेकर जाओ यहां से और कहीं भी अप्लाई कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1, 2 एंड 3, ओके। जब मैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बात करूंगा, यही समझ लो क्वेश्चन आएगा आगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा भाई, कॉस्ट पुश मतलब कॉस्ट बढ़ रही है, मतलब क्या हो रही है बेटा, डिमांड नहीं बढ़ रही है, कॉस्ट के बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। मतलब कि अगर ये पेन को आज मैन्युफैक्चर करने में 5 रुपए लग रहे हैं प्रोड्यूसर्स को, और कल को, है ना, कल को क्या होगा, इस पेन को मैन्युफैक्चर करने में अगर मैन्युफैक्चरर्स को 8 रुपए लगेंगे लागत, तो आपको क्या लगता है, ये पहले 10 का बिक रहा था तो आज भी 10 का बिकेगा, नहीं। अगर ये 5 बन के 10 का बिक रहा था तो ये 8 बन के 15 का फॉर एग्जांपल बिकेगा, ठीक है। तो प्राइस बढ़ गया ना, 10 से 15 हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। अब आप ये सोचना कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पता लगाने का क्या तरीका है, कि भाई ये जो बनाने में, जो लागत में दाम की वृद्धि हो रही है या फिर बढ़ रहा है, ये किस किस वजह से बढ़ सकता है, आप बताओ। लेबर की वेजेस बढ़ जाएंगी, है ना, अगर लेबर्स डिमांड करने लगेंगे भाई हमको और पैसा चाहिए, पहले सैलरी में 1 करोड़ जा रहा था, अब सैलरी में मैन्युफैक्चरर्स का 1.5 करोड़ जा रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा आधा करोड़ जा रहा है वो कहां से रिकवर करेगा, रिकवर तो वो बायर से ही करेगा, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, है ना, लागत बढ़ जाएगी। या फिर बोरोइंग ज्यादा हो गई, है ना, मतलब बोरोइंग्स के इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गए, अब उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, खर्चा उसका बढ़ रहा है, लागत बढ़ रही है, कहां से रिकवर करेगा, मार्केट से रिकवर करेगा। कैपिटल एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ गई है, तो कहां से रिकवर करेगा, मार्केट से रिकवर करेगा। मतलब ऐसे सारे फैक्टर्स जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, लागत की दाम को बढ़ाएंगे, वो सारे किसके अंडर आएंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर। समझ गया, मतलब कॉस्ट के बढ़ने से इन्फ्लेशन को पुश मिल रहा है, ठीक है, समझ गए। ये जो आपने देखा, ये किसका एग्जाम्पल है, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है, क्लियर है, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताया जा रहा है ना। अब देखो, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अभी बताया डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, लोगों के पास पैसा बढ़ गया है, सप्लाई बढ़ गई है, तो ऐसे सारे तरीके जिससे लोगों के पास मनी सप्लाई को कम करा जा सके,
वो क्या होंगे, वो होंगे वे टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये 4 ऑप्शन है, देख लो जरा कि किस चीज से लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। देखो, डिक्रीज द डायरेक्ट टैक्सेस, नहीं, अगर डायरेक्ट टैक्सेस कम कर दोगे तो लोगों के पास तो पैसा बढ़ ही जाएगा, खल्लास। इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नहीं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ा दोगे तो फिर मार्केट में और पैसा आ जाएगा। इंक्रीजिंग द फिस्कल डेफिसिट, नहीं। अब इस पॉइंट को देखो, मैंने क्या बोला कि लोगों के पास पैसा बहुत है और मार्केट में पेन एक ही है, 5 खरीदने वाले हैं, इसीलिए इस पेन को क्या हो रहा है, सब खरीदने के लिए आ रहे हैं, इसका पैसा बढ़ रहा है और सबके पास पैसा बहुत है। अब क्या करो, सप्लाई बढ़ा दो। 5 पेन है, 5 लोग हैं, आपको लगता है कि हर पेन 10 की जगह 50 में बिकेगा? नहीं बिकेगा। सही ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या हो गया, माफी, सही ऑप्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ गए? इतना आसान है, लिटरली इतना आसान है, अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सब बहुत आसान है। ठीक है, ठीक ऐसे ही सोचना है एग्जाम में, कॉन्सेप्ट सोचना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। आप देखिए जरा, अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में पहले यही पढ़ो, हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन इज और आर द कॉजेस बोल रहा है ना, कौन सी चीजों की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। अभी मैंने बताया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये सोचना है कि क्या इस चीज से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, बनने की लागत में वृद्धि आएगी, यही सोचना है। देख लो, वेज हाइक, क्या ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएगा? एब्सोल्युटली बढ़ाएगा। इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, क्या ये बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा भाई। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई चीज प्रोडक्ट प्रोक्योर करने में या फिर भेजने में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन में 100 रुपया खर्च हो रहा है, ऑयल प्राइस बढ़ने से फिर 120 खर्च होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया मेरा, डेफिनेटली भाई ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का फैक्टर बनेगा। दोनों सही है। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एब्सोल्युटली ट्रू, अभी समझाया। राइज इन मनी सप्लाई, नहीं, ये तो कहां जाएगा, ये डिमांड पुल में जाएगा, अभी बताया है ना। ओके, क्लैरिटी है? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, कॉस्ट पूछ रहा है ना, 3 हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत अगर आ रही है कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करिए, ऐसे नहीं ऐसे बताइए, बिल्कुल ठीक करा जाएगा। मैं कैसे कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको रियल लाइफ से रिलेट करके, है ना, रियल लाइफ से रिलेट करके और आपको बहुत ही बेसिक से बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ओके, चलो अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। डिमांड पुल और कॉस्ट पुश समझ गए। अब देखो, एक तरीके का होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। देखिए, कॉजेस के टाइप पे मैंने बताया आपको, जब इन्फ्लेशन बढ़ने के जो इन्फ्लेशन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड पुल हो सकता है, कॉस्ट पुश हो सकता है। एक है स्ट्रक्चरल, मतलब ना ही डिमांड के बढ़ने घटने से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ना ही कॉस्ट के बढ़ने घटने से बढ़ रहा है, कुछ और ही रीजन है। क्या रीजन हो सकता है? जैसे कि सप्लाईज है प्रॉपर मार्केट में, सप्लाईज है प्रॉपर मार्केट में, लोगों के पास पैसा भी उतना है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं, कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनमें आपकी सप्लाई चेन में दिक्कत है, वेयर हाउसिंग की दिक्कत है, आप वेयर हाउस नहीं सही से दे पा रहे हो, माल सड़ गया, है ना, गन्ने सड़ गए, आलू सड़ गए, प्याज सड़ गए, आप वेयर हाउस ही नहीं दे पाए, महंगाई बढ़ जाएगी, एब्सोल्युटली बढ़ जाएगी। देखते हो ये तो होता ही है आए दिन, है ना, प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक, और का तरीका हो सकता है सप्लाई चेन आपकी अच्छी नहीं है, आप सप्लाई चेन पहुंचा ही नहीं पा रहे हो मार्केट में, बढ़ जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका ठीक नहीं है, आप महाराष्ट्र में तो 1 कुंटल पहुंचा दे रहे हो, आप उत्तर प्रदेश में फॉर एग्जांपल आधा ही कुंटल पहुंचा पा रहे हो, वहां महंगाई बढ़ जाएगी। स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए इसको ठीक करने के लिए। ठीक है, समझ गए यार? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ, इसको बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी स्टोरेज फैसिलिटीज, अभी बताया। ठीक है, अब ना तो ये डिमांड पुल में आ रहा है, ना ये कॉस्ट पुश में आ रहा है, याद करो ये क्या होगा बेटा, ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, हाई लेवल्स ऑफ सेविंग्स बाय हाउस होल्ड। अब हाई लेवल ऑफ सेविंग तो इन्फ्लेशन का कारण होगा ही नहीं, डिमांड, कॉस्ट और स्ट्रक्चरल तो छोड़ ही दो। अगर लोग अपनी सेविंग्स बढ़ा रहे हैं, है ना, पैसा खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो वो तो इन्फ्लेशन का नहीं, आगे पढ़ेंगे, डिफ्लेशन का कॉज बनेगा। ठीक है, खत्म, है ना। पुअर प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, एब्सोल्युटली ट्रू, है ना। ये भी क्या है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके फार्म्स प्रोडक्टिविटी ही नहीं दे पा रहे हैं, आप इरिगेशन फैसिलिटीज ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, आप फर्टिलाइजर्स ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, आप पेस्टिसाइड्स ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, पुअर प्रोडक्टिविटी आएगी। ओके, स्ट्रक्चरल कॉज हो गया 1 और 3, आंसर हो गया O1 and 3। ओके, क्लियर। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज, अभी बताया बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या है, बहुत ही बेसिक सी चीज है। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। देखो अब इनफ एक्सप्लेनेशन हो चुका है, आगे एक दो कॉन्सेप्ट और आएंगे वही बताऊंगा। इन्फ्लेशन लीड्स टू अ रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो ठीक है भाई, परचेजिंग पावर तो कम हो जाती है। आसान भाषा में कहो, कल जो 100 रुपए की वैल्यू थी आज वो 100 रुपए की वैल्यू नहीं है। देखा होगा ना न्यूज में, अभी 2 साल पहले न्यूज आई थी, 3 साल पहले, कि वेनेजुएला में लोग बोरी भर भर के ब्रेड खरीदने ले जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की जरा कभी क्लिप्स मिले तो देखना, लोग बोरी भर भर के ब्रेड्स और सब्जियां खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। ठीक है, यही है ना। ओके, अ मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज कंसीडर्ड बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो ठीक है। और नॉट पूछ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज हार्मफुल टू एन इकोनॉमी, नहीं, ये तो मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था, है ना। ओके, यही है, ये नॉट करेक्ट है भाई। ओके, चलो आगे बढ़ो। द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बाय, याद करो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लागत के बढ़ने से जो आए। अब उसको करेक्ट करने के लिए क्या होगा, देखो, रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटीज और एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, यही मिल गया आंसर। पर समझ लो कैसे भाई, इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ा दोगे रॉ मटेरियल्स पे, मतलब जो चीजें बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स, अगर रॉ मटेरियल्स ही महंगे मिलेंगे प्रोड्यूसर्स को तो महंगाई बढ़ेगी, तो फिर फाइनल प्रोडक्ट का जो एमआरपी होगा, जो प्राइस होगा, बनने की लागत होगी, वो तो बढ़ ही जाएगा। क्या करो, रॉ मटेरियल्स पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, तो उसको लागत कम पड़ेगी, उसको कम देना पड़ेगा अपने रॉ मटेरियल्स में, तो पैसे ऑलरेडी कम हो जाएंगे। समझ गए आप, एमआरपी कम हो जाएगी। पहला ही है, ऐसे ही कंट्रोल कर सकती। बाकी क्या है, इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट नहीं, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई नहीं, इंक्रीजिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं। ओके, क्लियर, क्लैरिटी है पूरी। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग WPI। अब आए, देखो इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करा जाता है ना। मैंने बताया ना, इस क्वार्टर में इन्फ्लेशन 4% था, जनवरी 2025 में 4% था। तो हम कैसे बोल रहे हैं, मेजर कैसे कर रहे हैं, 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सी मतलब कंबाइंड। अभी बताऊंगा CPI 3-4 तरीके के होते हैं, पहले समझ लो किसकी बात हो रही है, CPI कंबाइंड और WPI। पहले क्या था ना, पहले हमारे इंडिया में WPI के बेसिस पे क्या होता था, इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता था। अब क्या है, अब CPI कंबाइंड के बेसिस पे मेजर किया जाता है। चेंज कब आया, ये चेंज आया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के गठन के बाद, जो कि 2014 में क्या हुई थी, बनाई गई थी। ठीक, तो अभी करेंटली हमारे इंडिया में, हमारी इकोनॉमी में कैसे मेजर हो रहा है इन्फ्लेशन, CPI कंबाइंड। बट इसका मतलब ये नहीं है कोई WPI नहीं पढ़ना है, दोनों में डिफरेंसेस बहुत जरूरी है। देखो क्या है, नाम से ही मालूम चल रहा होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये वो प्राइसेस मेजर करता है जो कंज्यूमर्स, जो हमारे पास और आपके पास प्राइसेस में सामान बिकता है, ये उसमें क्या करता है, मेजर करता है प्राइसेस को। ठीक है, ये कहां मेजर करता है, ये प्रोडक्शन स्टेजेस पे, है ना, एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, होलसेल प्राइस में हम थोड़े खरीदते हैं बेटा, हम इसमें खरीदते हैं कंज्यूमर्स, तो ये हमारे प्राइस के मेजर करता है, ये प्रोडक्शन लेवल पे। ठीक, दूसरा, सर्विसेज क्या होलसेल में बिकती हैं, नहीं बिक सकती हैं, तो इसीलिए सर्विस किस इंक्लूड में क्या होती है, इंक्लूड नहीं होती। याद रखिएगा, WPI ऑलवेज इंक्लूड्स ओनली एंड ओनली गुड्स एंड नॉट सर्विसेज। ठीक है, ये क्या है, ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही इंक्लूड करता है, ये याद रखना। ठीक, तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसका बेस ईयर 2011-12 है, इसका 2012 है। सर एक ही बात हुई, एक ही बात नहीं हुई बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा ऑफ गवर्नमेंट दिस इज 2011-12, दिस इज जस्ट रिटन एज 2012। ओके, एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इसको कौन पब्लिश करता है। अब देखो, बहुत कहीं पे CSO पढ़ोगे, कहीं पे NSO पढ़ोगे। ओके ओके, अब मेरी बात जान लो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसके अंडर एक ऑफिस आता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, CSO के अंदर 2 हैं, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसकी एक विंग CSO, उसके अंदर 2 हैं, NSO और NSSO। तो अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो NSO निकालता है क्या, CPI कंबाइंड। ओके, ठीक, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया कि CPI कंबाइंड इज पब्लिश्ड बाय NSO, तो कहोगे ठीक,
सीपीआई कंबाइंड इज पब्लिश बाय सीएसओ, तो क्या कहोगे? टिक, बिकॉज है तो ये एससी का पार्ट। सीपीआई कंबाइंड इज पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, टिक, क्योंकि है तो ये इसी का पार्ट। ओके, समझ गए आप? ओके, क्लैरिटी है? चलिए, ये कौन पब्लिश करता है भाई? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब तो दिखेगा वही नहीं क्या लिखा है, ठीक है, एक सेकेंड। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप समझ गए डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में। ठीक है, डिफरेंस के पॉइंट्स हैं। अब देखो जरा, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि डब्ल्यूपीआई के अपने खुद कुछ के फीचर्स हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, डब्ल्यूपीआई कौन पब्लिश करता है ये बता दिया, बेस ईयर क्या है ये बता दिया। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज में केवल गुड्स मेजर करता है ये बता दिया। ठीक, पर जो क्या होता है ना, दोनों के लिए कुछ कुछ ब्रैकेट्स ऑफ गुड्स बनाए जाते हैं, कमोडिटी। इसके लिए तो ओनली गुड्स, सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। देखो इसमें टोटल कितनी कमोडिटीज है? 697 कमोडिटीज को क्या करा जाता है? कंसीडर करा जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए तभी करा रहा हूं आपसे इतना स्पेसिफिक, याद रखिएगा। ओके, जिसमें कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का हाईएस्ट वेटेज रहता है लगभग 64 पॉइंट समथिंग %। ओके, क्लियर? दो और रहते हैं, एक का रहता है लगभग 22%, एक का रहता है लगभग 13%। बताओ जरा कमेंट सेक्शन में कौन से हैं दोनों, कौन से दोनों? एक्टिव रहा करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? नहीं पता है तो देख के बताओ। ठीक, समझ गए आप? ये बात जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटेज इन द कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूपीआई। ठीक है, क्या स्टेटमेंट सही है? एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, आपसे ये पूछ लेगा कि मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैव द लार्जेस्ट वेटेज इन द क्या नाम है, कंपाइलेशन ऑफ डब्ल्यूपीआई, या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स द वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इज मोर देन द कंबाइंड अदर टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो भी क्या होगा? बिल्कुल ठीक होगा। कर लो कंबाइंड, इसको देख लो। आप समझ रहे हो, इस डेटा में से घुमा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? समझ गए आप? ये जरूर बताना आगे। अब सीपीआई का क्या होता है भाई? सीपीआई में बहुत से फैक्टर्स होते हैं, याद करने जाओगे तो फिर क्या हो जाओगे, तो फिर वही बात हो जाएगी कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बस आपको याद रखने वाली बात क्या है कि सीपीआई कंबाइंड जो होता है उसमें हाईएस्ट वेटेज किसका होता है? फूड एंड बेवरेजेस का। ओके बेटा, फूड एंड बेवरेजेस का। अभी के लिए इतना काफी है, अब आगे जब पढ़ेंगे तब इनके बारे में और बताऊंगा। समझ गए आप? चलो अब देखो क्या क्या करेक्ट है डब्ल्यूपीआई के बारे में। डब्ल्यूपीआई मेजर्स इन्फ्लेशन एट कंज्यूमर लेवल नहीं। ओके, सेकेंड बेटा, हाँ गलत। इट इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, गलत। ओनली गुड्स। It is published by Department of Industrial Policy and Promotion, which works under the Ministry of Commerce. तो 3 only is correct. करेक्ट पूछा है ना? क्लियर, समझ गए आप? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following best describes the CPI? अभी CPI के बारे में बताया, क्वेश्चन देखो। It measures changes in retail prices of goods and services. It measures the price changes of wholesale goods, गलत। It tracks only agricultural products, नहीं। It does not include services, नहीं। ठीक है, क्लियर। अब एक बात सुन लो, देखो दो तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो इन्फ्लेशन हम लोग बात करते हैं इस बारे में जनरली, वो क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं। टेक्निकली बोलोगे सर क्यों आप एक टेक्निकल टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने, ये नहीं पूछा है, ये पूछा है। दो तरीकों में डिवाइड करता है। दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन, दो तरीकों में नहीं, दो टाइप में। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन। देखिए क्या होता है ना, आप खुद कहोगे सर सब्जी, आपने कहा फूड एंड बेवरेज का सबसे ज्यादा क्या होता है? वेटेज होता है सीपीआई कंबाइंड में। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि सर ये बताओ जरा कि फूड एंड बेवरेजेस का तो सर आए दिन दाम बदलता है ना, और इसका पार्ट फ्यूल एंड पावर भी होता है, तो फ्यूल एंड पावर का भी आए दिन दाम बदलता है, तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं हो जाएगा? हाँ बेटा, हो जाता है। इसीलिए एक और मेजर लाया गया है, कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन। व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? कोर इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन परसेंटेज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्शन या फिर एक्सक्लूडिंग माइनस वॉलेटाइल जितनी भी चीजें हैं, फूड हो गया, फ्यूल हो गया, पावर हो गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि कोर इन्फ्लेशन डज नॉट इंक्लूड फूड, बेवरेजेस एंड फ्यूल, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है,
अब ऑन द अदर हैंड ये क्या है, इसमें सब इंक्लूडेड होता है, चाहे जो भी हो, वॉलेटाइल चीजें हो या फिर नॉन वॉलेटाइल, मतलब ये इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो हम नॉर्मली इन्फ्लेशन की बात करते हैं दैट इज नथिंग बट हेडलाइन इन्फ्लेशन, बट यू हैव टू नो व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन। ओके, क्लियर, ठीक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, हो गया ना ये, ठीक है, ओके आगे। कंसीडर द फॉलोइंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस अलोंग विद देयर कंपाइलिंग एजेंसी, ठीक है, यही बता रहा था। सीपीआई कई तरीके के होते हैं, सीपीआई कंबाइंड मैंने आपको बताया, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, सीपीआई सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर होता है, सीपीआई रूरल लेबर होता है। जो तीनों, इसके अलावा तीनों है ना, सीधे से याद कर लो, वो कौन कंपाइल करता है, कौन पब्लिश करता है, लेबर ब्यूरो। कौन बेटा, लेबर ब्यूरो, विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है, समझ गए। ये कौन करता है बता चुका हूं, सीधा है, कंफ्यूज ही नहीं होना है, ओके। तो देख लो, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, लेबर ब्यूरो, ठीक है। सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नहीं, अगर यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी होता तो भी ठीक होता, ठीक है, गलत हो गया ये। मिनिस्ट्री रूरल प्लस अर्बन, इसी को कहते हैं क्या, सीपीआई कंबाइंड, रूरल प्लस अर्बन। तो ये सीएसओ करता है, देखो आ गया, यहाँ पे एनएसओ होता तो भी ठीक होता, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स होती तो भी ठीक होती, क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर बता चुका हूं। एम आई क्लियर इनफ, ओके। कौन सा है, 1 and 3 आर करेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो भाई, सब्सक्राइब कर दो, है ना, शेयर कर दो, दोस्तों से करा दो, सबसे करा दो। अब देखिए डिफरेंसेस बिटवीन डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई, इसीलिए बताया था। डब्ल्यूपीआई इंक्लूड्स ओनली गुड्स वेयर एज सीपीआई इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल ठीक है। डब्ल्यूपीआई असाइंस मोर वेट टू फूड आइटम्स देन सीपीआई, नहीं, सीपीआई ज्यादा करता है, गलत हो गया। CPI measures inflation at the final consumption stage while WPI measures in the production stage. Absolutely true. ठीक है, ये सब एक्सप्लेनेशन हो चुका है, करेक्ट, ओनली 2 आर करेक्ट, ओके। चलो आगे नेक्स्ट। अच्छा, एक है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज इन्फ्लेशन से ही रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है। देखो क्या हुआ था, एक होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, ठीक है। ये माना गया था कि देखो यार क्या होता है, एक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कंज्यूमर के बेसिस पे, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से हम लोग प्राइस चेंज क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। क्यों ना एक बार प्रोड्यूसर की तरफ से मेजर करके देखें, मतलब प्रोड्यूसर को, क्योंकि क्या होता है, हम जो भी चीज खरीदते हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस मिले होते हैं। आप चिप्स खरीदते हो 200 रुपए का मार्केट में, आपको लगता है अगर आप टैक्स पेयर नहीं हो तो आपको गलत लगता है, आप डायरेक्ट टैक्स पेयर नहीं हो, है ना, आप डायरेक्ट टैक्स पेयर, एवरीवन इन द कंट्री इज अ टैक्स पेयर, दैट इज डिफरेंट, कोई इनडायरेक्ट टैक्स पेयर है, दैट इज डिफरेंट की डायरेक्ट टैक्स पेयर है। ऐसा प्रोजेक्ट करा जाता है कि हम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, हम हर चीज जो खरीद रहे हैं उसमें हम टैक्स पे कर रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये सीपीआई के जो प्राइसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस मिले होते हैं, ठीक है। तो ये जुगाड़ था एक, है ना, इन्फ्लेशन को कम दिखाने का, ठीक है, कि कंट्रोल्ड लेवल में। अब इसमें तो इनडायरेक्ट प्राइसेस मिले होंगे, है ना, जो आपको 10 रुपए में चीज खरीद रहे हो। अब अगर ये लाएगा कि जरा प्रोड्यूसर की तरफ से देखते हैं, प्रोड्यूसर कितने कमा रहा है, प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट को बेच के कितने उसने आज कमाए, और इसी प्रोडक्ट को बेच के उसने 6 महीने बाद कितने कमाए, ठीक है। जो उनका डिफरेंस होगा दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन, ये लाया गया था। क्यों, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये प्राइसेस जो प्रोड्यूसर कमाएगा उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो दिस वाज प्रोजेक्टेड, दिस वाज प्लान्ड, ठीक है, समझ गए आप, ये कमिटी बिठाई गई थी उसके तहत करा गया था, ठीक है, समझ गए आप। लेकिन ये फिर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है, इसमें भी दोनों गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही क्या करे गए थे, इंक्लूड करे गए थे, ओके। PPI measures price changes from perspective of producers while CPI measures price changes from the consumer perspective, ठीक है, ओके। PPI includes both goods and services while WPI includes only goods, ये भी ठीक है। किधर आर करेक्ट भाई, तो बोथ आर करेक्ट, समझ गए आप, ठीक है। पूछ सकता है कभी भी यहां से क्वेश्चन, पढ़ के जाओ, ओके। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, BN गोल्डर, यही कमिटी है, PPI के बारे में है क्या, हाँ यही है, ठीक है। तो PPI was appointed examine the feasibility of replacing WPI with PPI। आप कहोगे सर ये तो गलत है, आपने कहा था कि अभी तो CPI में मेजर होता है इन्फ्लेशन, तो यहां पे CPI होना चाहिए ना।
बेटा मैंने क्या बताया कि एमपीसी के आने के बाद डब्ल्यूपीआई से चेंज करके सीपीआई कर दिया गया। जब ये स्टैब्लिश करी गई थी कमेटी तब डब्ल्यूपीआई ही मेजर था। ओके, तो टेक्निकली ये स्टेटमेंट इस हिसाब से ठीक हो जाता है। इतना स्पेसिफिक आपको, इतना ध्यान से आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा, आप समझ रहे हो? ठीक है, जरा भी चूक और फालतू का नंबर खो के आओगे। द कमेटी रिकमेंडेड यूजिंग द बेस ईयर, फैक्चुअल क्वेश्चन है, दिस इज राइट। ठीक है, ओके, क्या हो जाएगा भाई? बोथ 1 and 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ो। एसर्शन रीजन, देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन बताया था अभी क्या होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड्स बोथ वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, एब्सोल्युटली ट्रू। फूड, बेवरेजेस और फ्यूल भी कवर करता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज मेजर्ड यूजिंग द सीपीआई कंबाइंड। ठीक है, ठीक, ये इसका रीजन नहीं है भाई। कोर इन्फ्लेशन भी सीपीआई कंबाइंड से ही होता है, ये ठीक है, ये ठीक है, पर ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है, समझ गए आप? तो बोथ ए आर टू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, चलो। Which of the following are demand side causes of inflation? Now is the trick. फिर से हम आ गए वापस किस चीज में बेटा? कॉन्सेप्चुअल चीजों में। ओके, देख लेते हैं, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। डिमांड साइड कॉजेज, ठीक है, कब होगा डिमांड साइड कॉजेज? वर्ड ही सफाइस कर रहा है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, कैसे डिमांड बढ़ेगी? देख लो, यहाँ पे जो भी चीजें सफाइस करेंगे डिमांड बढ़ने को, वही आंसर होगा। कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही चुके हैं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, याद करो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, लोग बस पैसे बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे तो लोग डिमांड करेंगे और चीजों का। एब्सोल्युटली ट्रू। राइज इन होल्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, नहीं, ये डिमांड में नहीं आएगा, अभी बताऊंगा ये कहां आएगा। देखो, या समझ ही लो। दूसरा क्या होता है? सप्लाई साइड, है ना, सप्लाई साइड, सप्लाई साइड कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो, सप्लाई साइड कॉजेज में क्या होगा कि सप्लाई साइड कॉजेज में अब ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसके रीजंस क्या है? इसके रीजन सप्लाई से हैं। कब होगा? जब किसी चीज की सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले एग्जांपल दिया था ना कि मार्केट में एक ही पेन है, खरीदने वाले हैं 50, ठीक है, लोगों के पास मनी नहीं बढ़ी है, लोगों के पास मनी जितनी थी उतनी ही है, मार्केट में मनी सप्लाई नहीं बढ़ी है। बल्कि इसका उल्टा क्या हुआ है कि भाई अब मार्केट में प्रोडक्ट्स ही कम आ रहे हैं, सप्लाई कम हो रही है, मतलब प्रोडक्शन लेवल पे दिक्कत है। मतलब कहां है दिक्कत? मतलब सप्लाई साइड से दिक्कत है। ठीक है, आज मार्केट में इनफ पेन्स है बिकने के लिए, कल को क्या हो, 1 महीने बाद ये पेन्स ही कम हो जाएं, तो फिर क्या होगा? अपने आप प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप? ओके, तो ये देखो क्या होगा, ये वहां जाएगा बेटा। राइज इन होल्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, अगर एसेंशियल कमोडिटीज की होल्डिंग हो जाएगी, है ना, होती है ना होल्डिंग, पता ही होगा आपको, बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है पर होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा? मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी चीजों की, तो इसकी वजह से दाम बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये वहां जाएगा सप्लाई साइड कॉस्ट में। ठीक, इंक्रीज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, हाँ, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? मतलब आपका जो गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है, गवर्नमेंट उसको फाइनेंस कर रही है। क्या क्या तरीके होते हैं? बोरोइंग्स होती है, इंटरनल बोरोइंग्स एज वेल एज एक्सटर्नल बोरोइंग्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, और क्या होता है? प्रिंटिंग करेंसी, बेहद नुकसानदेह है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी तो मतलब मार्केट में पैसा उतरेगा। ओके, डिमांड साइड कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, एब्सोल्युटली ट्रू, ये ठीक है, दोनों मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, यही देखना है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली। क्लियर, क्लैरिटी है? चलिए सप्लाई साइड वाले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सप्लाई साइड कॉजेज? एराटिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है? एराटिक हो गया। व्हाट इज एराटिक? इट इज बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, दिक्कत वाला हो गया है। अब मान लो अनप्रेडिक्टेबलनेस में क्या हो गया? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया सिग्निफिकेंटली, तो हो गया ना प्रोडक्शन कम, हो गई ना सप्लाई साइड। सप्लाई क्या होगी? अगर मान लो गन्ने की खेती है, गन्ने की फसल बहुत कम हो जाए, चावल की या गेहूं की, तो क्या होगा? मार्केट में वो कम आएगा, कम आएगा, सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो पैसे बढ़ जाएंगे अपने आप। समझ गए आप? ठीक है, अच्छा, अभी इंक्रीज इन एमएसपी। अब देखो एमएसपी क्या होगा? सप्लाई साइड कॉज है, बिल्कुल है। क्यों बेटा? क्या देखो क्या, अगर एमएसपी मान लो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी किसी सर्टेन प्रोडक्ट के लिए या फिर किसी सर्टेन कमोडिटी के लिए, तो क्या करेंगे फार्मर्स? ज्यादा पैसा कमाने के लिए उस पर शिफ्ट कर जाएंगे। अब मान लो किसी एक प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर गए एमएसपी ज्यादा कमाने के लिए, तो क्या होगा? बाकियों की सप्लाईज कैसी हो जाएंगी? इरेटिक हो जाएंगी। आप समझ रहे हो? अब बाकी की सप्लाई इरेटिक हो जाएंगी तो सीधा असर कहां पड़ेगा?
मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट्स की कम हो जाएगी अदर प्रोडक्ट्स की, तो क्या होगा, प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। तो इट इज अ सप्लाई साइड कॉस्ट एब्सोल्युटली, ठीक है। ड्यू टू राइज इन नॉन डेवलपमेंट, क्या हुआ, डेवलपमेंट नहीं, ये तो नहीं है, ये तो क्या है, अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में राइज होगा तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो ये डिमांड साइड हो गया ना, डिमांड साइड हो गया। ओके, तो ये हो गया गलत, क्या हो गया भाई, गलत पूछ रहा है 1 और 2। ओके, ठीक है आंसर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब आया बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इन्फ्लेशन को ठीक करने के ना बेटा क्या क्या तरीके होते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को फिस्कल और मॉनेटरी चीजों में, मॉनेटरी मेजर्स में, या फिर इन जनरल फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में तो हम पूरा लेक्चर एक अलग से लेके आने वाले हैं, डिटेल में वहां बात करेंगे। यहां समझ लो, फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल मेजर्स are those which are taken by government of India and monetary measures are those which are taken by RBI। याद रखना दोनों अलग हैं, ठीक है। This is what government of India does and this is what RBI does। बेसिक डिफरेंस यही है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करो, इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए जो भी फैसले या जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है वो फिस्कल मेजर्स में आएंगे, ठीक है। टैक्सेस से छेड़छाड़ करना है ना, टैक्सेस बढ़ाना, टैक्सेस घटाना, फिस्कल मेजर्स में आएंगे, ठीक। अब जो जो फैसले या जो जो स्टेप्स इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए आरबीआई ले रही है वो मॉनिटरी मेजर्स में आएंगे, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाना या घटाना, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसको बढ़ाना या घटाना, या फिर बैंक रेट रेपो रेट को बढ़ाना या घटाना। बात करें कि कैसे होगा, चलो बात करते हैं, अभी बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज फिस्कल मेजर्स, ठीक है। इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन प्राइवेट बिजनेस, कौन करेगा टैक्सेस इंक्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, बिल्कुल ठीक है। टैक्सेस इंक्रीज करेगी तो क्या है, लोगों के पास या फिर प्राइवेट बिजनेस के पास स्पेंडिंग के लिए पैसा कम हो जाएगा। इज अ मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बिल्कुल कंट्रोल होगा इन्फ्लेशन, ठीक है। अवॉइडिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग, बिल्कुल डेफिसिट फाइनेंसिंग कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग अवॉइड करो। सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अब कहोगे सर सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो गवर्नमेंट सेल करेगी, नहीं, याद करो आरबीआई के फंक्शंस, आरबीआई इज अ बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज कौन सेल करता है, गवर्नमेंट नहीं सेल करती है, आरबीआई सेल करता है उनके बिहाफ पे, ठीक है। एंड व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दिस इज द टर्म गिवन टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट बाय आरबीआई। अब इसमें क्या होता है सर, ये कैसे हेल्प करेगा, ये बेटा मॉनेटरी मेजर में आता है, समझ लो 2 मिनट जरा, मॉनेटरी मेजर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉनेटरी मेजर्स में आता है। देखो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कि बॉन्ड्स, बॉन्ड्स ही एग्जांपल ले लो, मार्केट में सेल करा, बोला कि भाई गवर्नमेंट इज गिविंग एन एश्योर्ड 5% रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, लो भाई मार्केट में सिक्योरिटीज सेल करी, लोग कहेंगे अच्छा गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, लो अपना पैसा क्या है, बॉन्ड्स खरीदने में लगाएंगे, सिक्योरिटीज खरीदने में लगाएंगे, तो क्या होगा, मार्केट से पैसा खिंच के कहां चला जाएगा, बॉन्ड्स में, मनी में, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। तो जब क्या नाम है आरबीआई ओएमओ के तहत सिक्योरिटी सेल करती है मार्केट में, तो उसका इंटेंशन क्या होता है, लिक्विडिटी या पैसा खींच लेना मार्केट से। तो इट इज अ मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मॉनेटरी मेजर। इसका उल्टा होगा, जब वो सिक्योरिटीज खरीदेगी मार्केट से तब क्या करेगी, मान लो मेरे पास सिक्योरिटी गवर्नमेंट की और आरबीआई वापस खरीद रही है उससे, तो बदले मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है। तो जब मार्केट बहुत डाउन जा रहा होता है, इन्फ्लेशन का उल्टा जा रहा होता है, तब क्या होता है बेटा, तब सिक्योरिटीज बेची जाती हैं, है ना, या फिर कहो कि खरीदी जाती है, सॉरी खरीदी जाती है, क्यों, मुझसे खरीद लोगे, पैसा दे दोगे, मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं डिमांड जनरेट करूंगा, इकोनॉमी उठने लगेगी, समझ रहे हैं, ठीक। आपने अगर ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था 1930s में अगर वो पढ़ा है ना, तो आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हो। क्या बोला गया था उस समय, गड्ढा भरो, गड्ढा खोदो, गड्ढा भरो, क्या बोला गया कि गवर्नमेंट से बोला गया भाई गवर्नमेंट उतरो। क्या थी, यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, है ना, तब कैपिटलिज्म, अभी जो आप देखते हो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का आपको मिक्स दिखाई पड़ता है, पहले दोनों बहुत ही पोल्स अपार्ट थे, ठीक है। कैपिटलिज्म में था कि गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन द मार्केट,
सोशलिज्म में क्या था, पूरी मार्केट गवर्नमेंट कंट्रोल होती थी। तो यूएस मार्केट में क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, गवर्नमेंट को बोला गया नहीं गवर्नमेंट यू हैव टू एंटर, मार्केट में डिमांड ही नहीं थी, डिमांड ही जनरेट नहीं हो रही थी क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। तो गवर्नमेंट से बोला कि गवर्नमेंट काम करो, लोगों को पैसे दो। अब लोगों को पैसे फ्री में दे नहीं सकते, ठीक है। कौन से हिस्टोरियन बोल रहा हूं, कौन से इकोनॉमिस्ट ने बोला था, उस समय इकोनॉमिस्ट का उदय हुआ था, ठीक है। उन्होंने बोला कि गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, मतलब बस लोगों को काम दो तुम, और इस काम को करने के लिए लोगों को पैसा दो, ठीक है। तो लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग सामान खरीदेंगे मार्केट में, डिमांड जनरेट होगी तो सप्लाई जनरेट होगी, इकोनॉमी चल पड़ेगी, ठीक है। यही हुआ था, ठीक, समझ गए आप। मॉनिटरी, अभी मॉनिटरी मेजर्स और देखेंगे, ठीक है, ठीक। तो यहां पे आंसर तो ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। फिस्कल मेजर्स इनमें से केवल 2 ही है, समझ गए आप। चलो हाँ, अब जरा मॉनेटरी मेजर्स की बात कर लेते हैं एक बार, और मैं भूल गया बताना, सीआरआर और एसएलआर की बात कर लेते हैं क्या होता है, ठीक, या फिर बैंक रेट की बात कर लेते हैं। ये भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में आता है भाई, इन्फ्लेशन को ठीक करने का। जब बैंकिंग पढ़ेंगे ना मॉनेटरी पॉलिसी, तब सबको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बहुत से फीचर्स होते पढ़ेंगे। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो होता है। आरबीआई क्या करता है, बैंक्स को बोलता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, देयर इज सम अमाउंट ऑफ कैश ऑफ योर टोटल डिपॉजिट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी बफर, आसान भाषा में अभी ये समझ लो। तो क्या करता है, मान लो अभी बोला है कि 5%, सीआरआर 5% है, 5% अपनी बैंक्स ने आरबीआई के पास रखवा रखा है, ठीक। कल को आपने देखा यार इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, बढ़ाकर क्या कर देगा 10%, ठीक है। तो पैसा बैंक्स जो मार्केट में लेंड कर रही थी, अब उन्हें कहां रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास। मार्केट ने पैसा आरबीआई ने कम कर दिया, ऐसे इसका उल्टा करता है पैसा बढ़ाने के लिए। एसएलआर क्या है, कई तरह की सिक्योरिटीज, कैश, गोल्ड एक्सेट्रा, सेम आरबीआई क्या बोलता है बैंक से, ये आरबीआई के पास रखनी होती है, ये अपने पास रखनी होती है बैंक्स को अपने पास रखनी पड़ेंगी इतनी इतनी परसेंट ऑफ सिक्योरिटीज। इसको भी बढ़ा देता है अगर लगता है कि मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो रही है और स्क्वीज करनी है, समझ रहे हो आप। बैंक रेट, जिस रेट पर लॉन्ग टर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट, दोनों ही रेट है जिसपे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बैंक आरबीआई से बोरो करती हैं, बट दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, दोनों को बढ़ा देता है अगर क्या नाम है, मनी सप्लाई स्क्वीज करनी होती है, समझ रहे हैं आप। ये सब मॉनेटरी पॉलिसीज में आते हैं बेटा, ओके, समझ गए आप, ठीक, याद रखना, इसको बताना जरूरी था, ओके। हाँ, अब आया कि नेगेटिवली इंपैक्ट क्या करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उसी को याद रखो, बस ये देखो कि पैसे की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, इसी से ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो कितना बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। नेगेटिवली किसको इंपैक्ट करेगा, नुकसान किसको होगा इन्फ्लेशन का, बॉन्ड होल्डर्स, ठीक। आपको पता होगा बॉन्ड जब आते हैं तो फिक्स रेट के साथ आते हैं, ठीक है। आरबीआई ने आज गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बेचे, बोला कि पर बॉन्ड 100 रुपए का है, और इस बॉन्ड पे जब मैच्योर हो जाएंगे फॉर से 1 साल बाद, तो इसमें आपको 10 रुपए का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब मान लो इस 1 साल में जिसने में मैच्योर हुआ, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक, आपको 110 रुपए मिले, ठीक, 10 रुपए कमाए आपने, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हुई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड रहा, ठीक है, तभी भी आपने 110 रुपए कमाए। आप बताओ मैंने क्या कहा था कि भाई इन्फ्लेशन क्या होता है, मार्केट में मनी की वैल्यू कम हो जाती है, तो जब महंगाई बढ़ चुकी है बहुत, तो आप 10 रुपए कमा रहे हो, कि महंगाई कंट्रोल में तब आप 10 रुपए कमा रहे हो, कौन ज्यादा बेनिफिशियल है, ये ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो फिर बॉन्ड होल्डर तो क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है, बिकॉज 10 रुपए की वैल्यू जो पहले थी वो अब नहीं रह गई है महंगाई बढ़ने के बाद, समझ गए आप। तो बॉन्ड होल्डर्स आर नेगेटिवली इंपैक्टेड, इजी कॉन्सेप्ट, ठीक। फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, बिल्कुल ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉइज जो होते हैं भाई, मान लो आपकी सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 50,000, ठीक है, अगले 1 साल में इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया, ठीक है, तो आपको नुकसान होगा या फायदा होगा, 50,000 की वैल्यू जो 1 साल पहले थी वो उससे अब बहुत कम हो गई है, ठीक है, समझ गए आप, बिल्कुल नुकसान होगा, ठीक। आप पहले इस 50,000 से 10 चीजें खरीद पा रहे थे, अब महंगाई बढ़ने की वजह से आप 8 ही खरीद पा रहे हो, बिल्कुल नुकसान हो गया। लार्ज एग्रीकल्चरल लैंड ओनर्स,
नहीं नहीं, इनको नुकसान नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लार्ज एग्रीकल्चरल लैंड ओनर्स हैं, ये बल्क में प्रोडक्शन कर पाते हैं, बल्क में प्रोडक्शन कर पाते हैं, तो कॉस्ट नीचे आ जाती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट नीचे आ जाती है, और क्या हो गया है, मार्केट में क्या हो गया है, प्राइसेस बढ़ गए, तो जो प्राइसेस बढ़ गए उसका एडवांटेज मिलता है इन्हें, ठीक है। समझ गए आप? एब्सोल्युटली ट्रू, ये गलत है, 1 2, ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता है ना क्रेडिटर और डेटर कौन होता है? ठीक है, अपने दोस्त से आपने पैसे उधार लिए हैं या फिर आपने दिए, चलो आप अच्छे इंसान, आप लेते नहीं हो, आपने अपने दोस्त को पैसे उधार दिए हैं, तो आप हो गए क्या, क्रेडिटर, और आपका दोस्त हो गया डेटर। आपने उसको 500 रुपए दिए हैं, आज तारीख है 1 फरवरी, आपने अपने दोस्त को 500 रुपए दिए हैं, आप हो क्रेडिटर, वो है डेटर। आपके दोस्त ने आपको 2 दिन बाद लौटा दिए, आपके दोस्त ने आपको 2 दिन बाद लौटा दिए, तो क्या हो जाएगा, 2 दिन में महंगाई थोड़ी ना बढ़ जाएगी भाई, 2 दिन में महंगाई थोड़ी ना बढ़ जाएगी, ठीक है। अब उसी दोस्त ने यही 500 रुपए आपको मान लो 6 महीने बाद लौटाए, और मुझे तो उम्मीद है कि आपके दोस्त लौटाते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, 6 महीने बाद लौटाए। अब बताओ इसका फायदा हुआ कि आपका फायदा हुआ? ठीक है भाई, फायदा किसका हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, इसका फायदा हुआ है, आपका फायदा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो 500 रुपए की वैल्यू 6 महीना पहले थी, अब वो 500 रुपए की वैल्यू नहीं है, पहले से कम हो गई। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। 500 रुपए में आप 2 प्लेट बिरयानी खाते पहले, अब क्या है, अब 2 प्लेट 600 रुपए की आ रही है। समझ गए आप? इतना बेसिक से तोड़ के मैंने आपको बता दिया। मतलब when inflation occurs it positively impacts debtors का फायदा होता है और क्रेडिटर्स का नुकसान होता है। ठीक है, समझ गए आप? क्लियर? इस चीज को समझ जाओ, बहुत अच्छी बात है। चलो अब देख लो ये, हाँ अब ठीक है। हाँ अब देखो फिलिप्स कर्व, देखो फिलिप्स कर्व क्या है बेटा, फिलिप्स एक इकोनॉमिस्ट हुए थे, उन्होंने फिलिप्स कर्व दिया था। उनकी थ्योरी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच क्या है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिश्ता है। मतलब कहने का क्या है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, या वाइस वर्सा समझो, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। कैसे? देखो उन्होंने कहा कि अगर कहीं से भी समझ लो, हम यहां समझ लेते हैं, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा मतलब प्राइसेस मार्केट में बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राइसेस मार्केट में बढ़ेंगे तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें किसकी जरूरत है, लेबर की जरूरत है, और अगर लेबर की जरूरत होगी तो और ज्यादा हायरिंग होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। समझ गए? अब उल्टा भी देख लो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा मतलब लोगों के पास जॉब्स आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं, लोग पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो पैसे खर्चेंगे, पैसे खर्चेंगे तो मार्केट में डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। समझ गए? दिस इज फिलिप्स कर्व। इसी, ये फिलिप्स की थ्योरी है, इसी को जब कर्व पे डिपिक्ट करते हैं तो वो फिलिप्स कर्व कहलाता है। समझ गए आप? ठीक, तो क्या है भाई रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है, समझ गए? आगे देखो, अब थैंक यू हो गया, लेकिन थैंक यू अभी नहीं हुआ है, एक कॉन्सेप्ट बचा है, वो समझो मेरे साथ। ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स है स्पेशल जो पूछता है यूपीएससी बार बार। ठीक है, देखो क्या होता है। एक है बेटा इन्फ्लेशन, आप सब जानते हो। डिफ्लेशन, व्हाट इज डिफ्लेशन एंड व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन, दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है। देखो बेटा, डिफ्लेशन जो है ना वो क्या है, वो उल्टा है इन्फ्लेशन का। ठीक है, ऑपोजिट है। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मार्केट में मनी की वैल्यू कम हो रही है। डिफ्लेशन में क्या हो रहा है, प्राइसेस घट रहे हैं, महंगाई घट रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ घट रही है, पैसे की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, उल्टा है। ठीक, इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या करोगे, जो जो इन्फ्लेशन में किया उसका उल्टा करो, ऐसे स्टेप्स उठाओ जिससे कि पैसे की वैल्यू क्या हो, बढ़ती जा रही है ना, कम हो, मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा पंप करो। आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर बढ़ाएगी कि घटाएगी, सीआरआर घटा देगी, जिससे कि बैंक्स और बोरो और लेंड कर सके मार्केट में। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी पे गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, भाई डिक्रीज कर देगी, जिससे कि लोगों के पास इनकम और हो, लोग और खरीदे मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो। समझ रहे हो? उल्टा चलना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट में हिलना ही नहीं है। ठीक है, अब डिसइन्फ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है बेटा, पैसे की वैल्यू घटी नहीं, मतलब माफ करना, पैसे की वैल्यू बढ़ी नहीं, पैसे की वैल्यू घटी ही है। ठीक है, इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन जिस रेट पे
जिस रेट पे पहले इन्फ्लेशन हो रहा था 4 से 5%, अब अगले क्वार्टर में इन्फ्लेशन उससे गिर के 3% पे आ गया है। मतलब कि इन्फ्लेशन नहीं खत्म हुआ है, बट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज कम डाउन। ओके, यहां पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन का उल्टा, इन्फ्लेशन खत्म हो गया, डिफ्लेशन है, महंगाई नहीं बढ़ रही है, उल्टा हो रहा है, महंगाई कम होती जा रही है। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, महंगाई तो बढ़ रही है, बट जिस रेट से पहले इन्फ्लेशन बढ़ रहा था उस रेट से अब नहीं बढ़ रहा है। दिस इज डिसइंफ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन के रेट में कमी आ गई है। ओके, ये समझो। एक और टर्म, स्टैगफ्लेशन। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? अभी हमने फिलिप्स कर्व में देखा ना कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नीचे जाएगा। ठीक, ये उसका उल्टा है। ठीक है, ये क्या है, ये एक रेयर फिनोमिना है, और फिलिप्स की जो थ्योरी है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ठीक है। ठीक है, ज्यादातर वो ट्रू होल्ड करती, बट स्टैगफ्लेशन इज एन एक्सेप्शन टू फिलिप्स कर्व। क्या होता है, बहुत ही रेयर फिनोमिना है, बहुत ही बद से बदतर है। कई इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इंडिया के साथ अभी यही हो रहा है। होता क्या है फिनोमिना में, इन्फ्लेशन तो बढ़ता रहता है, इन्फ्लेशन तो बढ़ता रहता है, बट मार्केट में ग्रोथ क्या है, अभी मैंने बताया था इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी इकोनॉमी की। यहां पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन ग्रोथ या तो स्टैग्नेंट है या फिर घट रही है। ठीक है, बढ़ नहीं रही है, नेगेटिव जा रहा है ग्राफ। ठीक है, विच इंक्लूड्स कि जॉब्स भी मार्केट में जनरेट नहीं हो रही हैं। ठीक है, और फिलिप्स कब क्या बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट नीचे जाएगा, इसलिए दोनों का उल्टा है। ठीक है, समझ गए आप? व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? इन्फ्लेशन के बढ़ने से ग्रोथ स्टैग्नेंट है या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, यह है स्टैगफ्लेशन। ओके, समझ गया। एक और टर्म मुझे याद आ रहा है, स्क्यूफ्लेशन, है ना, स्क्यूफ्लेशन अभी बहुत न्यूज में था पिछले साल। व्हाट इज स्क्यूफ्लेशन? मतलब इन्फ्लेशन देखा तो जा रहा है, लेकिन किसमें, ओवरऑल, जनरली नहीं, बहुत ही टारगेटेड सेक्टर से। मतलब मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, लेकिन ज्वेलरी सेक्टर में नहीं देखा जा रहा है ना। समझ गया? मतलब स्क्यूफ्लेशन इज इन्फ्लेशन इन स्पेसिफिक सेक्टर्स। ठीक है, किसी सेक्टर्स में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है। ठीक, समझ गए? दिस वाज एवरीथिंग, ये कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छे से समझाया बेसिक लेवल से। पसंद आया हो तो वीडियो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैक्सिमम शेयर करो, जितना शेयर कर पा रहे हो। पूरी इकोनॉमी कवर कराएंगे। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आते हैं हर वो टॉपिक को हिट करेंगे। अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर हम आएंगे। रिवाइज पॉलिटी चल रही है, वो नहीं रुकेगी। ओके, गुड नाइट, कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू एवरीवन।